वाले हैं। ये एक हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है और आप सब जानते हैं कि एडिटोरियल आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका मोस्टली इंग्लिश पेपर कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द हिंदू एडिटोरियल। तो आज का आर्टिकल हमने जो लिया डिस्कशन के लिए वो है लीगल बट नॉट अप्रोप्रिएट। ये रिलेटेड है अभी जो लेबर लॉज में चेंजेस हुए हैं, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने लेबर लॉज में चेंजेस कराया है, तो उस बारे में ये है कि वो एक्चुअली लीगल तो है बट सही नहीं है। तो क्यों नहीं है हम लोग आगे देखेंगे। फार रीचिंग चेंजेस हैव बीन मेड टू लेबर लॉज विदाउट स्क्रूटिनी बाय द लेजिस्लेचर। मतलब फार रीचिंग मतलब बहुत बड़े बड़े चेंजेस करे हैं लेबर लॉज में स्टेट गवर्नमेंट ने, बट बिना स्क्रूटिनी के। किसके स्क्रूटिनी के? लेजिस्लेचर की स्क्रूटिनी के। मतलब जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके स्क्रूटिनी के बिना, उसकी जांच पड़ताल के बिना बहुत सारे लेबर लॉज में बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। Over the last few days, many states have made changes to their labor laws. Himachal Pradesh, Rajasthan and Punjab have extended the maximum daily hours of work in a factory from 8 or 9 to 12 and allowed up to 72 hours a week in overtime. ठीक है, तो पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे स्टेट्स ने लेबर लॉज में चेंजेस किए हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब ने अपना जो मैक्सिमम डेली आवर्स ऑफ वर्क है, जो एक यूजुअली 8 घंटे या फिर 9 घंटे होता है, वो उसको बढ़ा के 12 घंटे कर दिया। एक जो डेली वेज अर्नर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 घंटे काम कर सकता है, बट अभी उन्होंने एक्सटेंड करके उसको 12 घंटे कर दिया। और ओवर टाइम की भी जो फैसिलिटी है वो 72 घंटे तक कर दिए, 72 आवर्स अ वीक। मतलब एक हफ्ते में 72 घंटे तक कोई भी जो वर्कर है वो ओवर टाइम ले सकता है। द प्रोविजन ऑफ पेइंग ओवर टाइम वेजेस एट ट्वाइस द नॉर्मल रेट वुड अप्लाई फॉर वर्किंग बियॉन्ड दीज लिमिट्स। मतलब 12 घंटे, पहले 8 घंटे के ऊपर 1 घंटा होता था, तो वो 1 घंटा ओवर टाइम, मतलब ट्वाइस द नॉर्मल वेज। जैसे 400 रुपये अगर डेली वेज है, तो अगर कोई इंसान 8 घंटे तक काम करता है तो उसे नॉर्मल रेट से मिलता था, बट 8 के ऊपर अगर वो 1 घंटा करता था तो उसे डबल रेट से मिलता था। मतलब सीधे सीधे उसकी रोजी 800 रुपये हो जाती थी, तो ट्वाइस द रेट बन जाता था। बट अभी वो 12 घंटे एक्सटेंड कर दिया है। क्यों? तो इसका मतलब है कि जो 4 घंटे जिसमें उनको डेली ट्वाइस अमाउंट मिल सकता है, 2 गुना अमाउंट मिल सकता है वेज का, वो उन्हें अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उनको ये 12 घंटे के ऊपर ओवर टाइम मिल सकता है, उसके नीचे नहीं। मतलब 8 से 12 घंटे उनको नॉर्मल रेट से ही पेमेंट मिलेगा। गुजरात हैज मेड अ सिमिलर चेंज बट द वेजेस फॉर ओवर टाइम विल बी एट द सेम रेट, नॉट डबल। तो गुजरात ने जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने भी सिमिलर चेंजेस किए, मतलब ऐसे ही चेंजेस किए हैं, बट जो वेजेस फॉर ओवर टाइम है ना विल बी एट द सेम रेट। मतलब जो नॉर्मल जो रेट रहता था, जैसे 400 रुपये है, तो ओवर टाइम का भी उनको 400 ही मिलेगा। तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। पहले ओवर टाइम लोग ज़्यादा मेहनत इसलिए करते थे, ज़्यादा टाइम इसलिए काम करते थे क्योंकि उनको ओवर टाइम के ट्वाइस अमाउंट मिलता था। अगर वो 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उनको 400 के हिसाब से मिलता था, पर उसके ऊपर वो 1 भी घंटा काम करते हैं तो उसको ट्वाइस अमाउंट मिलता था। पर अभी गुजरात गवर्नमेंट ने ये चेंज करके बोल दिया है कि ओवर टाइम का भी सेम ही रेट मिलेगा। उत्तराखंड has increased the daily limit to 11 hours with overtime limited to 12 hours a week। और उत्तराखंड गवर्नमेंट यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स का दिया है कि किन्होंने कितना किया है करके। तो उत्तराखंड ने जो डेली लिमिट है, रोज 11 घंटे काम कर सकते, जो नॉर्मल 8 घंटे थी उसको बढ़ा के 11 घंटे कर दिया है। तो 1 घंटे में कोई भी वर्कर 11 घंटे काम कर सकता है, और ओवर टाइम सिर्फ 18 घंटे कर सकता है एक हफ्ते में। हरियाणा हैज अलाउड वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे एंड अप टू 60 आवर्स अ वीक। मतलब 12 घंटे के लिए काम कर सकते हैं एक दिन में, और 60 घंटे के लिए काम कर सकते हैं एक पूरे सप्ताह में विथ ओवर टाइम पे। मतलब ट्वाइस अमाउंट मिलेगा ओवर टाइम का। मध्य प्रदेश हैज मेड सिमिलर चेंजेस। दीज चेंजेस हैव बीन मेड थ्रू नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड विल बी एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो ये जो है जो चेंजेस किए हैं लेबर लॉज में, वो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन थ्रू इशू किए हैं। मतलब नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन इशू होता है उस तरीके से इशू किया है, और ये अगले आने वाले 3 महीने के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ऐसे बताया। मध्य प्रदेश, दैट इज एमपी, हैज ऑल्सो सस्पेंडेड मोस्ट प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1946 एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू रिट्रेंचमेंट एंड ले-ऑफ्स। मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1946 के जो प्रोविजंस थे, मतलब उसमें सहूलियतें जो मिली थी, उसको कम कर दिया है, हटा दिया है, सस्पेंड कर दिया 3 महीने के लिए, एक्सेप्ट मतलब रिट्रेचमेंट और ले ऑफ छोड़ के। रिट्रेचमेंट आपने देखा था क्या था, तो जो अमाउंट है पैसे देने का वो कम कर दिया जाता है। ले ऑफ मतलब कुछ हफ्ते के लिए जॉब
चली जाती है और उसके बाद आपको वापस से लेते हैं, फिर परमानेंटली जॉब चली जाती है। तो रिट्रेचमेंट और ले ऑफ ये होता है। फॉर 1000 डेज फॉर स्टेट अंडरटेकिंग्स, मतलब ये जो ये सब छोड़, ये दो रिट्रेचमेंट और ले ऑफ वाला प्रोविजन छोड़ के बाकी सारी प्रोविजंस को सस्पेंड कर दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, वो भी 1000 दिनों तक, ठीक है। इन एडिशन मध्य प्रदेश हैज ऑल्सो इशूड एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड 2 लॉज। ऑर्डिनेंस मतलब एक नया लॉ इशू करना जिससे वो 2 लॉज को अमेंड कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे, बदलाव लेंगे। द MP इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट विल अप्लाई टू एस्टैब्लिशमेंट्स विद मोर देन 100 वर्कमैन। मतलब ये जो चेंजेस है अभी फिलहाल जो किए हैं वो वही स्टैब्लिशमेंट में, मतलब वही ऑर्गेनाइजेशन, वही इंस्टीट्यूशन को अप्लीकेबल रहेंगे जहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या 100 से अधिक है। अब फॉर द एग्जिस्टिंग थ्रेशोल्ड ऑफ 50, मतलब जो अब तक 50 के लिए था वो 100 का कर दिया। मतलब अगर 50 तक हो सकता था तो उनको मिलता था, तो अभी 100 लोग अगर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, 100 से अधिक, तो ही आपको ये सारे प्रोविजंस लागू होंगे। इन लाइन विद द सेंट्रल एक्ट, ठीक है। इन लाइन विद द सेंट्रल एक्ट मतलब जो सेंट्रल का ये जो एक्ट है, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, उनके सेम उन्हीं के टर्म्स पे, ठीक है, सेम। द ऑर्डिनेंस ऑल्सो enables the government to exempt establishment from the provision of another act that provided for a labor welfare fund। तो जो लेबर वेलफेयर फंड का भी एक एक्ट था वो भी हटा दिया है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस दैट exempts establishment from all labor laws for 3 years with some exceptions। मतलब सारे जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें उन्होंने जो सारे लेबर लॉज है वो अगले 3 साल तक बंद कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं। कौन से छोड़ के? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स, मतलब कुछ लॉज जो रिलेटेड है कि वर्कर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो है अभी भी कंटिन्यूशन में। वैसे ही वुमेन और चिल्ड्रन को लेके जो लॉज बनाए गए थे वो भी है, और साथ ही साथ में पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टाइम, कि वेजेस को समय पर दिया जाए, वो लॉ रहने दिया है। और साथ ही साथ में अबव प्रिस्क्राइब मिनिमम वेजेस एंड नो बॉन्डेड लेबर, मतलब जो बंदा मजदूरी है वो भी बंद कर, उसको छोड़ के ये जो बेसिक जो लॉज है उसको छोड़ के बाकी सारे सस्पेंड कर दिए, बंद कर दिए गए। एट दिस विल ओवरराइड प्रोविजंस ऑफ सम सेंट्रल लॉज, इट विल रिक्वायर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और इन इफेक्ट द एसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो इन्होंने निर्णय लिए हैं वो एक्चुअली तो सेंट्रल के जो लॉज है ना उसको ओवरराइड करना, मतलब होता है आपका कि उसको उसके ऊपर हो गया है, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट के लॉस है वो सेंट्रल के ऊपर बन गए अभी, तो इसके लिए तो उनको प्रेसिडेंट साहब का असेंट लगेगा, मतलब उनकी जानकारी, उनकी परमिशन लगेंगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी इफेक्ट में है, जो काम कर रही है, उनका असेंट लगेगा, मतलब उनकी परवानगी लगेंगी। द क्वेश्चन इज वॉज देयर सफिशिएंट कंसल्टेशन बिफोर ऑल दीज चेंजेस वर मेड। मतलब जो सवाल पूछा है एडिटर ने वो ये है कि सफिशिएंट कंसल्टेशन मतलब जांच पड़ताल, बातचीत इनफ हुई है कि नहीं ये सारे बड़े बड़े चेंजेस करने के पहले। तो लॉफुल चेंजेस क्या क्या है? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर हैज द अथॉरिटी टू मेक लॉज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लेजिस्लेचर है, जो गवर्नमेंट है इन रेगुलेशन इन वर्क, तो उनको अथॉरिटी रहती है लॉज बनाने की। सच लॉज कुड डेलीगेट पास टू द गवर्नमेंट विच आर इन नेचर ऑफ डिटेलिंग सम रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये लॉज जो बनते हैं लेजिस्लेचर बनाता है तो उनको डेलीगेट करने की, मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स अलोकेट करने की, देने की उनको इजाजत होती है। फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट्रीज एक्ट अलाउ स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जाम फैक्ट्रीज फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। जैसे कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करते हैं कि वो कुछ फैक्ट्रीज को निषेध करे, मतलब एग्जाम्प्ट कर दे फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। मतलब अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी आती है तो पब्लिक इमरजेंसी कौन सी ये आगे एडिटर ने मेंशन किया है। तो ऐसे समय पे वो कुछ जो इंडस्ट्रीज है उनको एग्जम्प्ट कर सकती है ये लॉ से, तो जो कि अभी रिसेंटली किया गया है। तो क्या क्या है वो 3 महीने के लिए वो सस्पेंड कर सकते हैं उसमें से, मतलब उनको हटा सकते हैं, उनको वो एक्ट के तहत वो नहीं बैठेंगे तो भी चलेगा 3 महीने के लिए। ऐसा अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। अ पब्लिक इमरजेंसी इज डिफाइंड एज अ ग्रेव इमरजेंसी वेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट इज थ्रेटन्ड बाय वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। मतलब 3 तरीके की चीजें होती है अगर, तो उसको पब्लिक इमरजेंसी टर्म किया जाता है, पब्लिक इमरजेंसी बोला जाता है जब भी जो हमारा भारत देश है उसकी सिक्योरिटी पे बात बन के आती है और उसको कोई वार से, कोई बाहर से कोई अटैक करने वाला है उसका डर है, या फिर कोई बाहर देश से जो अटैक है, प्रोटेस्ट है, जैसे वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 3 ये जो हुए थे, तो उसके उस टाइम पे
ये सारे एक्सटर्नल एग्रेशंस हैं। और इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब जैसे अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कर्फ्यू लग रहा है और बहुत माहौल ख़राब है भारत देश का, अगर इन केस ये 3 चीज़ें रहती है तो ही पब्लिक इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है स्टेट गवर्नमेंट को कि ऐसा अगर कोई समय आता है तो उनको पूरी राइट है कि वो कुछ इंडस्ट्रीज को उसमें से एग्जाम्प्ट करे वो एक्ट में से। तो मोस्ट स्टेट्स हैव यूज दिस प्रोविजंस, मतलब अभी इसको पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर करके, पैंडेमिक को पब्लिक इमरजेंसी कोरोना वायरस को डिक्लेयर करके बहुत सारे स्टेट्स ने ये प्रोविजन का इस्तेमाल किया है कि वो कुछ फैक्ट्रीज को इसमें से एग्जाम्प्ट कर दें। तो उन्होंने कौन से 3 इसमें से किया, मतलब क्या उन्होंने सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के तहत किया है या एक्सटर्नल एग्रेशन? तो उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत किया। एक्चुअली उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे किया है कि ये जो पब्लिक इमरजेंसी है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, मतलब अंदरूनी जो देश में खतरा होता है, जो ठीक सब कुछ नहीं चलते रहता है, डिस्टर्बेंस रहता है, तो उसे इन्होंने प्रिज्यूम किया है। प्रिज्यूमेबली इंटरप्रिटेटिंग मतलब ऐसा अज्यूम किया जाता है कि उन्होंने ऐसा समझा उसको कि ये करंट सिचुएशन इंटरनल डिस्टर्बेंस है, मतलब जो ये कोरोना वायरस की वजह से सिचुएशन भारत देश में चल रही है उसको एक इंटरनल डिस्टर्बेंस उन्होंने मान के स्टेट्स ने उस सहूलियत जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड की उसका उपयोग किया है। हरियाणा हैज यूज्ड अ प्रोविजन दैट अलाउज रिलैक्सेशन ऑफ वर्कर्स टू डील विद एन एक्सेप्शनल प्रेस ऑफ वर्क। मतलब हरियाणा ने जो प्रोविजन है वो इस्तेमाल की है। कौन सी प्रोविजन है वो कि वर्कर्स को जो रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, तो उसकी सहूलत का उन्होंने उपयोग किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो परमिट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू मेक लॉ थ्रू द इशुएंस ऑफ एन ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। मतलब अगर लेजिस्लेशन सेशन में नहीं है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। सच अ लॉ नीड्स टू बी रैटिफाइड, मतलब सच अ लॉ नीड्स टू बी गिवन फॉर्मल कंसेंट। रैटिफाइड मतलब एक फॉर्मली उस चीज़ को हामी भरना उस चीज़ की लेजिस्लेचर ने करना चाहिए। ऐसा अगर कोई लॉ बनता है तो 7 हफ्ते के अंदर सेशन के शुरू होने के पहले 6 हफ्ते पहले, सॉरी 6 वीक्स, इट इज़ गिवन 6 वीक्स, तो 6 हफ्ते के पहले ये सेशन शुरू होने के पहले लेजिस्लेचर ने उसको कंसेंट देना चाहिए, उसको हामी भरनी चाहिए। एमपी एंड यूपी आर यूजिंग दिस प्रोसीजर, तो उन्होंने ये प्रोसीजर का इस्तेमाल किया है, उन्होंने ये सहूलियत का इस्तेमाल किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। The importance of consultation. While the changes made are lawful, we need to see whether it is appropriate to make such far-reaching provisions without scrutiny by the legislature. मतलब जब इतने बड़े बड़े लॉ में चेंजेस किए जा रहे हैं, भले ही वो लीगल है और जो एक्ट्स है उसमें बराबर से बैठ रहे, फिर भी इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए लेजिस्लेचर द्वारा। यूजुअली एनी चेंज इन एन एक्ट फॉलोज अ रिगरस प्रोसेस ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब जब भी कोई भी एक्ट में चेंजेस किए जाते हैं तो एक बहुत मेहनताना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत लंबी प्रोसीजर होती है जिसमें लोगों के साथ कंसल्टेशन किया जाता है, अलग अलग लोगों के साथ, उसमें स्क्रूटिनी की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, जो पार्लियामेंट कमिटीज बिठाती है, बनाती है उनके द्वारा, और साथ ही साथ में जो हाउस होता है उसमें डिबेट्स होती है, ठीक है, तो उसमें बहुत सब लोगों का डिस्कशन होता है, अलग अलग लोगों से राय ली जाती है और बाद में उसको अप्रूव किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा। तो द चेंजेस डिस्क्राइब्ड हियर हैव नॉट गॉन थ्रू सच अ प्रोसेस, मतलब जो इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस स्टेट्स वालों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने कर ली है, वो लोग ये सारी प्रोसेस से गए ऐसा तो दिख नहीं रहा और कुछ मेंशन भी नहीं किया है। तो वो लोग ये सारी प्रोसेस से नहीं गई है जो ये सारा होना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ों से वो लोग नहीं गुजरे। हाउएवर मोस्ट ऑफ दीज हैव अ 3 month टाइम लिमिट एंड एनी एक्सटेंशन वुड नीड टू बी अप्रूव बाय द लेजिस्लेचर। अभी वो फिलहाल तो उन्होंने 3-3 महीने के लिए किए हैं जो चेंजेस किए हैं, और अगर कोई एक्सटेंशन उनको लगता है, क्योंकि एक्ट में लिखा है कि आप 3 महीने के लिए उसको कर सकते हो, जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो 3 महीने के लिए वो कर सकते हैं इस्तेमाल इसका, बट अगर उससे ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं तो उनको लेजिस्लेचर की परमिशन लगेंगी। इंटरेस्टिंगली पार्लियामेंट इज कंसोलिडेटिंग 29 एग्जिस्टिंग लॉज इनटू 4 कोड्स डीलिंग विद वेजेस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। मतलब जो पार्लियामेंट है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, मतलब एकत्रित कर रहे हैं 29 जो लॉज है हमारे अभी फिलहाल में चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग मतलब अभी फिलहाल में चल रहे हैं, उनको 4 सिर्फ कोड्स में वो बांटने वाले हैं, कंसोलिडेट करने वाले, एकत्रित करने वाले। तो वो 4 कोड्स कौन से? एक तो पहली चीज तो वेजेस, दूसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मतलब काम करने द्वारा तबीयत का ख्याल रखना और खुद की सेफ्टी रखना, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो इंडस्ट्री के अंदर रिलेशंस होते हैं वो सोशल सिक्योरिटी, मतलब सोशली सिक्योर होने चाहिए, प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। द फर्स्ट ऑफ दीज हैव बीन एनेक्टेड, उसमें से जो वेजेस वाला है कोड वो एनेक्ट हो चुका है, बन चुका है, और मतलब एनेक्टमेंट मतलब होता है कि कोई एक प्रोसीजर होती है, एक कोई प्रपोजल होता है, उसको लॉ में बदलाव कर देना, लॉ में
बदल देना। तो लॉ बन गया है वेजेस का, और जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर है वो उनके पास ये जो दूसरे दो है, मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में एग्जामिनिंग के लिए उनके पास गए हैं, उनके पास सबमिट की है रिपोर्ट ये दोनों के बारे में। और लास्ट जो है हमारा सोशल सिक्योरिटी का, उसके बारे में अभी भी एग्जामिनेशन चल रहा है, उसको पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है। द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम आवर्स ऑफ वर्क बट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू डू सो। मतलब जो कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है उसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं किया है कि मैक्सिमम आवर्स ऑफ वर्किंग क्या होना चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम कर सकते हैं वर्कर्स लोग, ये मेंशन नहीं किया है। पर इसका पूरा राइट जो है वो गवर्नमेंट को दिया गया है कि वो डिसाइड करेंगे कि वर्कर्स का मैक्सिमम आवर्स कितना रहेगा काम करने का। द स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट स्टेट्स दैट गवर्नमेंट एग्रीड टू इनकॉर्पोरेट अ प्रोविजन ऑफ मैक्सिमम 8 आवर्स पर डे विद ओवरटाइम परमिटेड फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब जो स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट है जिन्होंने वेजेस के बारे में डिसीजन लिया है, उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम 8 आवर्स का समय रहेगा जिसमें वर्कर्स काम कर सकते हैं, और उसके ऊपर उनको ओवरटाइम मिलेगा, वो भी कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को, सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, सारी इंडस्ट्रीज को नहीं। Several regulations have been formulated to tackle COVID-19. There have been over 4,300 notifications by the central and state government since the beginning of March. Oh my God. जो मार्च है उसके स्टार्टिंग से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने अब तक, जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार किए हैं, बताए हैं, नोटिफिकेशन इशू किया है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मार्च की स्टार्टिंग से आज तक 4,300 नोटिफिकेशन जारी किए हैं दोनों ने मिला के। That is a very big thing. Given the emergency, the government has to take quick action and change the response as the situation evolves. तो जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है और इतनी बड़ी इमरजेंसी है, इतना बड़ा संकट आया है, तो गवर्नमेंट को बहुत तुरंत जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ता है और अपना जो डिसीजंस है वो तुरंत चेंज करना पड़ता है जैसे जैसे सिचुएशन आती है। However, that should not be a reason to exclude the processes of consultation with and scrutiny by elected representatives. इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट को फटाफट डिसीजन लेना पड़ रहा है, इमरजेंसी आई है, ज़्यादा सोच विचार करने का समय नहीं है और सिचुएशन समय समय से बदलते जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कारण बन जाए कि वो ये जो बड़े बड़े लॉज चेंज करने के लिए जो प्रोसेस होती है, पहले जो कंसल्टेशन होता है, डिबेट करने चाहिए, वो सारी जो हमने पहले डिस्कस किया है, तो वो उसको एक्सक्लूड कर दे, मतलब छोड़ दे, बिना वो किए डायरेक्टली डिसीजन ले ले। द लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट एक्शन इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज कांस्टेंट ओवरसाइट एंड चेक बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारा डेमोक्रेसी के हिसाब से ये हक है कि जब भी ऐसा कोई चेंज आता है, बड़े चेंज आते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको पहले चेक करना चाहिए, उसके बारे में स्क्रूटिनी करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके द्वारा। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर शुड फाइंड वेज टू मीट एंड एग्जामिन द मेजर्स टेकन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है, उन्होंने तरीके ढूंढने चाहिए कि वो किसी तरीके से मिल सके, कॉन्फ्रेंस कॉल बोलिए, किसी भी तरीके से वो मिल सके और जांच पड़ताल करे जो भी मेजर्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। तो इतना ही था आज के आर्टिकल में। आपको वोकैबुलरी आपको सबसे पहली स्लाइड में मिल गई है। तो टिल अभी हम लोग वीडियो एंड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।